नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है आतंकवाद का मूल कारण। ये लेख मैंने काफ़ी वर्ष पहले लिखा था। अब मैं ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में बम विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में करीब 200 लोग मारे गए थे। ये लेख मैंने तब लिखा था जब हमारे देश में मनमोहन सिंह का राज था। ये घटनाएं और परिस्थितियां 2014 से पहले की हैं, तो आप इसको उसी संदर्भ में देखने का प्रयास करें। उस विस्फोट में करीब 200 लोग मारे गए थे और बहुत से घायल हो गए थे। परम आलसी और परम कायर सरकार अचानक हरकत में आ गई है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार महाराष्ट्र में कई जगह आतंकवादी पकड़े गए थे, पर इन सब के बावजूद सरकार आलस्य में डूबी रही। केंद्र सरकार ने भारत पाक के बीच में चल रही शांति वार्ता को स्थगित कर दिया था। ऐसे ही कई बार शांति वार्ता को स्थगित किया गया था, पर फिर दोबारा से शुरू कर दिया गया था। हमारे भ्रष्ट नेताओं ने अनेक विनाशकारी संगठन बनाए हुए थे। ये विनाशकारी संगठन आतंकवादियों के लिए बहुत ही लाभदायक हो रहे थे। अगर हम भारतीय समाज का अध्ययन करें तब हम आतंकवाद के कारणों का विश्लेषण कर सकते हैं। स्वतंत्रता के 50 साल बाद भी ये लेख मैंने आज से 20 साल पहले लिखा था। तब स्वतंत्रता के 50 साल पूरे हुए थे। स्वतंत्रता के 50 साल बाद भी 60% लोग अभी भी अत्यंत बदहाली का जीवन बिता रहे हैं थे। 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। प्रति व्यक्ति आय भारत में मात्र 440 अमेरिकी डॉलर थी। भारत का वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन मात्र 20.6 करोड़ टन था। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवा क्षेत्र के विश्व व्यापार में भारत का योगदान मात्र 2.5% था। 7 भारतीय महिलाओं में से 6 अशिक्षित थी। 25 करोड़ लोग हर दिन भूखे पेट सोते थे। लगभग 70 करोड़ भारतीय पीने के साफ पानी से वंचित थे। 29.3 करोड़ लोगों की सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं तक भी पहुंच नहीं थी। 5.7 करोड़ बच्चे कुपोषित थे। केवल 1.2 करोड़ लोग ही आयकर दाता थे। प्रति मिनट एक भारतीय एड्स की चपेट में आ रहा था। 1998 से लेकर 2003 के बीच बहुत से किसान आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर चुके थे। 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। 60% लोग कृषि पर निर्भर थे। ये सब आंकड़े 2014 से पहले के हैं। अब इन आंकड़ों में कुछ परिवर्तन हो गया है, पर सरकार ने कृषि के विकास के लिए बहुत कम काम किया था। सरकार ने ना तो भूमि सुधार कराया था, ना ही कृषि के विकास के लिए कोई व्यवहारिक योजनाएं बनाई थी। जो योजनाएं बनाई हुई थी वो योजनाएं सफल नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारा प्रशासन और राजनीति परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण में डूबे हुए थे। कुव्यवस्था के कारण गरीबी, शोषण, विषमता, पिछड़ापन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण बढ़ता ही चला जा रहा था। उस वक्त जितने स्कूल थे उसकी तुलना में कई गुना और स्कूलों की ज़रूरत थी। जो स्कूल थे उनमें 99.9% स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। जितने अस्पताल थे उसकी तुलना में 10 गुना और अस्पतालों की ज़रूरत थी। जितने डॉक्टर थे उसकी तुलना में 10 गुना और डॉक्टरों की ज़रूरत थी। जितने न्यायालय थे उसकी तुलना में 10 गुना और न्यायालयों की ज़रूरत थी। इसी तरह हर बुनियादी विषय, सड़क, बिजली, पानी, सुव्यवस्था आदि को बहुत ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत थी।
हमारे देश में न्यूनतम वेतन बहुत ही कम है। न्यूनतम वेतन विकसित देशों के अनुसार होना चाहिए। लोग परम विकृति का जीवन बिता रहे थे। जिस तरह का हमारा समाज था वह समाज परम भ्रष्टाचार और परम अपराधी नेताओं को उत्पन्न करता था। परम भ्रष्ट और परम अपराधी नेता किसी भी तरह की समस्या से लड़ नहीं सकते थे। हमारे देश में विश्व की सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी, अभी भी है। अगर सरकार भूमि सुधार कराए और किसानों को कृषि के विकास की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए तो भारत के सभी लोग खुशहाल हो सकते हैं। श्रमिकों के शोषण को नष्ट करने के लिए बहुत सी नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। हमारे देश में अभी भी श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण होता है। हमारी राजनीति और प्रशासन अपराधियों के अनुसार चल रहे थे। हमारा आधुनिक लोकतंत्र अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के लिए तो वरदान बन गया था, पर किसानों, मजदूरों और आम आदमियों के लिए परम अभिशाप बन गया था। हमारा समाज परम जातिवाद में डूबा हुआ था। विकास के द्वारा हम जातिवाद को तोड़ सकते हैं। आतंकवाद का मूल कारण था जनता का पिछड़ापन। परम पिछड़ा समाज परम विकृत राजनीति को जन्म देता है। परम विकृत राजनीति हर विकृति को परम अवस्था में फैलाती है। हमारे देश के ज़्यादातर नेता आतंकवादियों से पूर्ण रूप से मिले हुए थे, इसीलिए हमारे देश में आतंकवादी इतनी आसानी से सफल हो जाते थे। आतंकवाद से हमारी उस समय की सरकार नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि हमारी उस समय की सरकार परम आलसी और परम कायर थी। वह सरकार परम अपराधी और परम भ्रष्ट नेताओं के सहारे चल रही थी, इसलिए वह सरकार किसी भी तरह की समस्या से लड़ नहीं सकती थी। अमेरिका में 11 सितंबर के बाद कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका के लोग परम विकसित और परम जागरूक हैं। ऐसे लोग एक परम शक्तिशाली सरकार को उत्पन्न करते हैं। परम शक्तिशाली सरकार आतंकवाद को नष्ट कर देती है। आने वाले कुछ वर्षों तक इससे भी कहीं ज़्यादा भयानक बम विस्फोट होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के ज़्यादातर नेता पूर्ण रूप से आतंकवादियों से मिले हुए थे। अभी कुछ दिन पहले मुलायम सिंह ने आतंकवादी संगठन सिमी का समर्थन किया था। ये घटना ये दिखाती है कि श्रीमान मुलायम सिंह किस कदर दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके थे। अब मुलायम सिंह की पार्टी में अपराधियों की भरमार हो गई थी। ये लेख मैंने तब लिखा था जब मुलायम सिंह जीवित थे। अब मुलायम सिंह की मृत्यु हो गई है। अभी कुछ दिन पहले मुलायम सिंह की पार्टी के एक मंत्री महमूद अली को अफीम की तस्करी में सहयोग करते हुए टीवी पर दिखाया गया था। इस घटना से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी राजनीति का किस तरह अपराधीकरण हो चुका था। अपराधी नेता देश से कोई लगाव नहीं रखते हैं। अपराधी व्यक्ति बड़ी सरलता से देशद्रोही लोगों से मिल जाते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे देशद्रोही संगठन थे जो आतंकवादियों से मिले हुए थे। इन देशद्रोही संगठनों को भ्रष्ट नेता ही बनाते थे। हमारा समाज एक परम जातिवादी समाज था। परम जातिवादी समाज परम विकृत राजनीति को उत्पन्न करता था। जातिवाद को सार्थक विकास के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। आतंकवाद के प्रसार में जातिवाद बहुत बड़ा सहायक होता है। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक जातिवाद के आधार पर राजनीति चलती रही। लोग अनेकों समस्याओं के नीचे दबकर पिस रहे थे, पर फिर भी वो जाति के ही आधार पर ही वोट डाल रहे थे। अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में लोगों ने पहली बार जातिवाद के खोल से बाहर आकर विकास के आधार पर वोट डाले थे। अब जातिवाद के नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, वैसे वैसे जातिवाद नष्ट होगा। आने वाले समय में जैसे जैसे लोग जागरूक बनेंगे, वैसे वैसे लोग विकसित बनेंगे। अगर हमारे देश को एक व्यवहारिक प्रगतिशील नेता मिल गया होता तो अब तक हमारा देश एक महाशक्ति बन गया होता। हमारे देश का विकास कृषि के विकास में छुपा हुआ है और औद्योगिक विकास में छुपा हुआ है।
औद्योगिक और कृषि के समन्वित विकास से ही हमारे देश का बहुमुखी विकास हो सकता है। पर सिर्फ औद्योगिक विकास से ही भारत एक महाशक्ति नहीं बन सकता है। कृषि का विकास भी बहुत जरूरी है। सरकार को भूमि सुधार कराना चाहिए और कृषि के विकास की समग्र सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करानी चाहिए, जैसे बीज खाद सिंचाई बाजार सहकारिता सुव्यवस्था वैज्ञानिक सलाह आदि। इस वक्त भारत की राजनीति में मोदी एक ऐसा नेता हैं जो किसानों को ये सब सुविधाएं दिलाएंगे और उद्योगों का भी विकास करेंगे। इस तरह कृषि और उद्योगों के मिले जुले विकास से भारत एक श्रेष्ठ पथ पर बढ़ेगा और भारत का एक श्रेष्ठतम और महानतम विकास होगा। आओ हम सब मिलकर अपने देश को एक विकसित देश बनाएं और अपने देश को खुशहाल बनाएं, अपने देश के निवासियों को खुशहाल बनाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।